हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात की थी अपना फर्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद में हमने करंट के बारे में डेफिनेशन की बात की। करंट की डेफिनेशन के बाद में हमने बात की थी करंट कैसे फ्लो होता है। करंट कंडक्टर से फ्लो होता है, करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से फ्लो होता है, और करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। हमने बात की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और हमने बात की थी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। राइट, ओके। तो अब हम आगे की बात करने वाले हैं। तो हमारा लास्ट जो हमने जो सीखा था वो क्या सीखा था? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल्स टू NEA VD। यहां तक हम करंट की काफी बातें कर चुके थे, बट एक बात बाकी बच रही है। क्या? करंट इज वेदर अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। करंट 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 की डायरेक्शन होती है। यस, करंट की डायरेक्शन किधर होती है? करंट की डायरेक्शन होती है अलोंग द कंडक्टर इन द opposite direction of electrons flow. Current flows in the opposite direction of the flow of electrons. Yes or no? एक बात। नंबर टू, करंट का मैग्नीट्यूड होता है क्या? यस, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है। कितना होता है? करंट का मैग्नीट्यूड होता है रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो और किस में मेजर करते हैं इसको? आप इसको मेजर करते हैं एम्पियर में, या आप मेजर करते हैं कूलम्ब पर सेकंड में। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी है और जिसका मैग्नीट्यूड भी है, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटीज मस्ट बी वेक्टर क्वांटिटीज। बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैं यहां पे एक बात शुरू करता हूं। करंट इज नॉट अ वेक्टर, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. अब बात यह है कि सर इसकी डायरेक्शन भी है, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, एंड एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। देन व्हाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन। मैं पहले रीजन लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। Because current does not follow the laws of vector addition. समझिए, दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टर। दिस इज वन कंडक्टर, दिस इज अनदर कंडक्टर, और सपोज दिस इज अ बैटरी। और आपको क्या सिखाया था? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से जाएगी और फ्लो के वापस इधर आ जाएगी। एम आई राइट? यस। करंट यहां पे पहुंची, सपोज द करंट इज आई, राइट, ओके। और करंट जब यहां पे इस जंक्शन पे पहुंची तो कुछ करंट इधर चली जाएगी, लेट से I1, कुछ करंट इधर चली जाएगी, लेट से I2। अगर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती तो इन दोनों वेक्टर्स का एक सम कहां पे होता? बीच में होता। आप बताइए, दिस इज अ 10 न्यूटन फोर्स, दिस इज अनदर 10 न्यूटन फोर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा? इसका रिजल्टेंट होगा बीच में। कहां पर? कितना होगा? 10√2 न्यूटन। एम आई राइट और नॉट? तो अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी होती तो कंडक्टर से फ्लो नहीं होती, कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, तो इनका रिजल्टेंट कहां हो जाता? बीच में। और ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स व्हाट? करंट does not follow the laws of vector addition. That's why current is a scalar quantity, it can't be a vector quantity. Is that okay? Right, okay. One more thing about
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने एक रिलेशन पढ़ा कल, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या रिलेशन था? एन ई ए वी डी, वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए। इस बात को जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसको आगे जाके फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, बट अभी के बारे में जब बात करें, मैं क्या कहता हूं, सपोज मेरे पास कंडक्टर ऐसा है कुछ, और करंट, ये बैटरी मैंने ऐसे कनेक्ट की है, सो बैटरी विल गिव अ करंट, मतलब दैट मीन्स करंट विल फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर from higher potential to lower potential. That means current has to flow in this direction. Am I right? Okay. Question क्या कह रहा है? There is a simple question कि इस पूरे कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेगी या चेंज होगी? देखो, नंबर वन, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से, लोअर पोटेंशियल से एंटर करेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इसके पॉजिटिव टर्मिनल से वापस बाहर निकलेंगे। फिर से सुनो, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से एंटर करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे। यहां पे दो बातें, ड्यूरिंग द करंट फ्लो, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, टोटल चार्ज ऑन अ कंडक्टर ऑलवेज रिमेन्स जीरो। ड्यूरिंग द करंट फ्लो, टोटल चार्ज ऑन अ कंडक्टर ऑलवेज रिमेन्स जीरो। यानी कि इस पूरे कंडक्टर पे नेट चार्ज क्या रहना चाहिए? जीरो। और नेट चार्ज जीरो पहले भी था और अभी भी है, तो वो कब पॉसिबल है? जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर करें, इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो नेगेटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो इधर से नेगेटिव इंक्रीज हुआ, इधर से पॉजिटिव इंक्रीज हुआ, और ये क्या हो गया? न्यूट्रल। यस, ओके। मीन्स व्हाट? जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एक एंड से एंटर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड दूसरे एंड से बाहर निकलेंगे। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कांस्टेंट, या क्यों कहें कि सेम, कांस्टेंट की बजाय मैं क्या कहूंगा? सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शंस। यहां पे एक क्रॉस सेक्शन बनाओ, उससे भी उतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे पर सेकंड। यहां पे एक क्रॉस सेक्शन बनाओ, उससे भी पर सेकंड उतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, और यहां पे एक क्रॉस सेक्शन बनाओ, उससे भी पर सेकंड उतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। यस, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो क्या होगा? करंट थ्रू ऑल द क्रॉस सेक्शंस ऑफ कंडक्टर विल बी सेम, यानी कि सब जगह पे करंट भी सेम है। इसका मतलब इस फंक्शन में जो आपके पास फंक्शन था क्या? वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए। यहां पे करंट क्या हो गया? सब जगह पे सेम। एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर आपने लिया उसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह पर सेम रहती है, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। तो मुझे क्या समझ में आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जब करंट इस ए एंड से बी एंड की तरफ फ्लो होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस as we move from A to B। बोली बात क्लियर है क्या? यस, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ, राइट? आपके पास एक रिलेशन ऑलरेडी था, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था माइनस ऑफ ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टॉ। कल हम ये दो बातें कर चुके हैं, ये दो फॉर्मूले हम लोग सीख चुके हैं। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1 एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, राइट? नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हैं? करंट। करंट इक्वल्स टू, देखो जी,
पहले एक बात करूं मैं आपसे कि आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा है और उस समय आपने ओम्स लॉ के लिए कोई डेरिवेशन नहीं किया था, उस समय ओम्स लॉ आपने डायरेक्ट पढ़ा था। आप बता सकते हैं कि क्या था ओम्स लॉ? देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है? इफ द फिजिकल conditions of a conductor are same, if the physical condition of a conductor are kept same, then current flowing through a conductor will be directly proportional to the potential difference applied across the conductor. Number one, physical conditions are kept same. इसका क्या मतलब हुआ? That temperature of the conductor is same and dimensions of the conductors are same. Right? Number one, if the physical conditions of a conductor are kept same, that means temperature of the conductor is kept same and its dimensions are same. Right? Same conductor, same dimension, same temperature. Then the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor. That was the Ohm's law, जो आपने 10th क्लास में सीखा था, राइट? अब हम उसी चीज को यहां पर डेराइव करने वाले हैं। सुनिए जरा, क्या हम बात करें करंट की, N एज इट इज, E एज इट इज, A एज इट इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं। वैसे भी करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। कितना लिखेंगे? E अपॉन m इंटू टॉ। याद कर ले, टॉ क्या बताया था कल आपको? टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम। राइट, ओके। तो मेरे पास यहां पे क्या बना करंट के लिए? करंट इक्वल्स टू n E इंटू ई स्क्वायर A टॉ अपॉन m इंटू ई। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आई, राइट? ओके, सुनिए, दिस इज अ कंडक्टर which is having a cross section area capital A and the length of the conductor is small l. This conductor is connected with a battery. This battery is having a potential difference V. अब आपको बैटरी के बारे में दो क्वांटिटीज बताई थी, एक बताया था ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरा बताया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो V है, ये दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि एनर्जी गिवन टू फ्लो 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ये बेसिकली कौन है? ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कौन है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्या होता है? ईएमएफ भी क्या होता है? वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है? बिकॉज दोनों की डेफिनेशन सेम ही तो है। एनर्जी गिवन बाय द बैटरी और वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। यस, ईएमएफ कहते थे वंस इन द क्लोज सर्किट, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कहते थे? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम आउटसाइड द बैटरी, यस, फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। यस, ओके, कम बैक। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया? V। अब मैं ये कहता हूं, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो इस पूरे कंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V, राइट? ओके, और ये क्योंकि पॉजिटिव है, ये क्योंकि नेगेटिव है, तो इसके बीच में अंदर क्या होगा? कंडक्टर के अंदर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए जी, अब यहां पे कुछ लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी, और बत्ती जलेगी तो वो कहेंगे कि सर आपने कहा था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नहीं होती। कब नहीं होती? व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी। कब नहीं होती? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों नहीं होती? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट पे होता है, उसको कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा होता है। एम आई राइट? ओके, एक कंडक्टिंग स्फीयर लो, उसको एक बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट करो तो करंट फ्लो होना शुरू होगी। करंट फ्लो क्यों होना शुरू होगी? बिकॉज इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इज दैट ओके? नाउ लिसन, कम बैक।
यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, ई वेक्टर। यस, ओके। अब मैं ये कहता हूं कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, v, और इस पोटेंशियल डिफरेंस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या लिखेंगे, ई डी कॉस थीटा। मैं सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैं माइनस ई डी कॉस थीटा नहीं लिख रहा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो भी इधर हो रही है, हम ए से बी की तरफ बात कर रहे हैं, राइट। ए से मतलब इस एंड से और इस एंड की तरफ बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0। तो आप क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू ई डी। यस, बस ई डी डी बोले तो यहाँ पे डी को क्या लिखना पड़ेगा, डी को लिखना पड़ेगा इक्वल टू द कंडक्टर ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल एल। यस, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करने वाले हैं कितनी, V अपॉन एल, राइट। ओके, बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड बाय इक्वेशन नंबर 4 आप क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या लिखेंगे आप लिखेंगे करंट इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टॉ ए अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे, V अपॉन स्मॉल एल। तो I इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एन ई स्क्वायर टॉ ए अपॉन एम एल इंटू वी। यस, समझो जी क्या कहना चाहता हूं, सिर्फ इस बारे के पे बात करो, L एंड A। L कौन है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A कौन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर द कंडक्टर। तो L और A ये दोनों के दोनों क्या हैं, कांस्टेंट फॉर सेम कंडक्टर। ओके, अब यहां पे M विच इज mass of electron and E which is charge on electron, mass of electron and charge on electron both are also constant। तो आप क्या कहेंगे, mass of electron charge on electron are constants, these are the universal constants, right। okay, अब हम बात करते हैं यहां पे स्मॉल n। स्मॉल n कौन था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज ऑलवेज सेम फॉर सेम कंडक्टिंग मटेरियल। For same conducting material, electron density is also same, right? Okay. अब आपके पास रहा एक और क्वांटिटी टॉ। टॉ कौन था, रिलैक्सेशन टाइम। क्या था रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम था टाइम बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कॉलिजन्स, राइट। तो रिलैक्सेशन टाइम ये भी क्या रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट at constant temperature। देखो जी, यहां पे आप एक बात समझ सकते हैं क्या, जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ सब इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सब इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो कॉलिजन जल्दी जल्दी होंगे। तो मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं, बता देता हूं साथ के साथ, जैसे जैसे मैं कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि दो कॉन्सेक्यूटिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम डिक्रीज होगा, तो एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कॉलिजन्स विल आल्सो डिक्रीज। बोलिए ये बात क्लियर है क्या, ओके। ये हो गया आपके पास रिलैक्सेशन टाइम। मैंने क्या कहा, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, टॉ कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ऑल आर कांस्टेंट। तो मैं क्या कह रहा हूं, एन ई स्क्वायर टॉ ए अपॉन एम एल इज कांस्टेंट at constant temperature।
एनी स्क्वायर टॉ की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट रहेगा। बोलिए बात क्लियर है? ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब मैं ये बात कहता हूं, इफ क्या कहा हमने? हमने कहा इफ फिजिकल कंडीशंस and physical conditions like temperature, area of cross section of the conductor, length of the conductor and material, है ना, if all these are same then ये तो कांस्टेंट आपने कह ही दिया। आपके पास फॉर्मूला क्या था? I equals to NE square tau A upon ml into V, तो current proportional to V, current flowing through the conductor will be proportional to the potential difference applied across the conductor. Yes, isn't it the Ohm's law? This is the Ohm's law, right? अब इस Ohm's law से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। आपके पास लिखा हुआ था I equals to NE square tau A upon ml into V, इसको लिख रहा हूं V equals to ml upon NE square tau A into I। यस, यहां पे हम कहेंगे V upon I which is ml upon NE square tau A is a constant। ये फी क्या बता रहा है? जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, बट दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इस क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं ml अपॉन NE स्क्वायर टॉ A को आप कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, एंड दिस कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। And what do you mean by the resistance of the conductor? Resistance offered by the conductor. Resistance of the conductor means resistance offered by the conductor in the path flow of current. That means obstacle offered by the conductor in the flow of current is known as resistance of the conductor. मैं लिख देता हूं। Obstacle offered by the conductor in the flow of current is known as resistance of that conductor। बोलिए बात क्लियर है? ओके, तो अब मेरे को रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला मिल गया है, R इक्वल्स टू ml अपॉन NE स्क्वायर टॉ A। तो आप कहेंगे कि क्या सर सभी कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस सेम होता है? नो 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 नो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं इसको लिखूंगा R इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टॉ into L upon A। M is the mass of electron, universal constant. E is the charge of electron, which is also a universal constant. N and tau, ये दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। Tau will increase if, या tau will decrease as we increase the temperature। tau किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। एंड n कौन है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। ये किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि अगर आप कॉपर के बजाय आयरन या एल्यूमिनियम का वायर लेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होगी, राइट? ओके, तो रेजिस्टेंस के लिए भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? m अपॉन NE स्क्वायर टॉ इंटू L अपॉन A। मैंने क्या कहा? मैंने आपको बताया, मैं फिर से बताता हूं। n इक्वल्स टू व्हाट? electrons density which depends on nature of conducting material। yes, that means आयरन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होगी, कॉपर के लिए डिफरेंट होगी, प्लेटिनम के लिए डिफरेंट होगी, एल्यूमिनियम के लिए डिफरेंट होगी। यस, सबकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, राइट? एक बात। दूसरी बात, टॉ। टॉ क्या करता है? इट डिपेंड्स
ऑन टेम्परेचर। और क्या बताया मैंने, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, वापस से सुन लो, ढंग से सुन लो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कंडक्टर का तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, सभी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो सारे कॉलिजन जल्दी जल्दी होंगे, और यानी कि सभी कॉलिजन्स में टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और सभी कॉलिजन्स के टाइम डिक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम मींस एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन विल आल्सो डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, राइट? ओके, अब मैं ये कहता हूं फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स, डिफरेंट कंडक्टर्स का मतलब हो गया डिफरेंट साइजेस, किसी की लेंथ ज्यादा है, किसी का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ लेंथ, यस, हाँ जी। इफ डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम टेम्परेचर, अब आपने क्या कर दिया, टॉ को सेम बताया क्योंकि टेम्परेचर सेम है, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, यस। आपने क्या बताया, सेम मटेरियल तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट, यस। तो आप क्या लिख सकते हैं, आपने लिखा था अभी m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। अब आप देखो जरा, फॉर सेम मटेरियल, डिफरेंट कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम टेम्परेचर, मटेरियल सेम तो एन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम, टेम्परेचर सेम तो रिलैक्सेशन टाइम सेम, ई एंड एम मास एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को आप लिख रहे हैं m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, को आप लिख रहे हैं यहां पे रो से, इस रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बोलिए बात क्लियर है? तो मैं इस जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था फिर से लिख रहा हूं, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए, इसको आप क्या लिखने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं रो, तो आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस, इज दैट ओके? मैं क्या कहूंगा कि एट same temperature all the conductors of same material क्या कहेंगे, तो यानी कि रो क्या हो जाएगा, रो विल बिकम कांस्टेंट, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? ओके, एक और चीज, रो को आप क्या कह रहे थे, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर को आप और क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट? एंड इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए सुनिए, आपके पास लिखा हुआ था R इक्वल्स टू रो L बाय A, मैं यहां पे लिखूं इफ L लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल्स टू R, दैट मीन्स व्हाट, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, resistivity of a conductor is equal to the resistance of that conductor if it has a length equal to 1 meter and its cross section area is equals to 1 meter square. Is that okay? मैं फिर से बोलता हूं, resistance of a conductor of 1 meter length and 1 meter square cross section area
is known as the resistivity of that conducting material at constant temperature. Right? मैं लिख देता हूं. मैंने क्या लिखा? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग its length 1 meter and cross section area 1 meter square is known as resistivity of that conductor at that temperature. बोली बात क्लियर है क्या? ओके. कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे हम लोग. पहला क्वेश्चन, हाँ जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है. वी हैव टू कंडक्टर्स ऑफ कॉपर एट सेम टेम्परेचर and the ratio of their lengths are 1:2 and ratio of their areas of cross section are is 2:1. Then we have to find out the ratio of their conductivity and ratio of their resistances. देखिए जी, पहले ये निकालने की जरूरत ही नहीं है. देखो, आप पहले सोचो, दिमाग में सोचो. मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हैं, परंतु R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, तो रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन स्मॉल एल लिख सकते हैं. हाँ या ना? एम आई राइट? अब सुनो जी, कुछ लोग कह सकते हैं कि रो इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, जबकि ये बात गलत है. क्यों है? क्योंकि आपको कहीं नहीं कहा कि दो डिफरेंट कंडक्टर्स के रेजिस्टेंसेस सेम है. नो 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 नो. कब कहा कि रेजिस्टेंस सेम है? नो नो. अरे मटेरियल सेम है और टेम्परेचर सेम है. मटेरियल सेम और टेम्परेचर सेम हो तो दोनों की रेजिस्टिविटीज क्या रहेंगी? सेम. रो वन इक्वल्स टू रो टू, यानी कि दोनों की रेजिस्टिविटीज का रेशियो क्या आएगा जी? 1. मटेरियल सेम, टेम्परेचर सेम, रेजिस्टिविटी ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे और मटेरियल पे. मटेरियल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो रेजिस्टिविटी दोनों की क्या रहेगी? सेम. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था आपके पास? m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ. टेम्परेचर सेम इसलिए टॉ सेम, मटेरियल सेम इसलिए एन सेम, और एम और ई तो हमेशा सेम है. यस और नो? सो द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटीज विल बी 1:1, 1:1. राइट? ओके. अब हम बात करेंगे रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस. तो रेजिस्टेंस आपने क्या कहा? रो एल बाय ए, और आपने को ये पता है कि सेम मटेरियल है, सेम टेम्परेचर है, तो रो इज कांस्टेंट. और जब रो कांस्टेंट है तो आप क्या कहेंगे? R इज प्रोपोर्शनल टू L एज एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. यस और नो? तो आप क्या लिखेंगे? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1. बस सॉल्व करें. दोनों की लेंथ का रेशियो क्या था? 1:2. और दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो क्या था? A1 और A1 अपॉन A2 का वैल्यू क्या थी? 2:1. तो आपके पास क्या आ जाएगा? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1/4. और यू कैन सी R2 इधर R1 इधर ले जाएं तो क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड कंडक्टर इज 4 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर. बोलिए, बात क्लियर है क्या? इज दैट ओके? राइट. हाँ जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है. वी हैव 3 कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम टेम्परेचर एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब से पहली बात, क्या मटेरियल सेम तो एन सेम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम, टेम्परेचर सेम तो रिलैक्सेशन टाइम सेम, कांस्टेंट रह गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम. देखो जी, टेम्परेचर और मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज सेम. रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट.
बोलिए हाँ के ना। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम दे दिया, तो मैं क्या कह रहा हूं, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आप कह रहे हैं रो बी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑल द कंडक्टर्स इज ऑल्सो सेम, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट्स इट। यानी कि क्या लिखेंगे, तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इज R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल्स टू L1 रेशियो L2 रेशियो L3, और लेंथ का रेशियो क्या दे रखा है, 1:2:3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1:2:3, बात खत्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम टेम्परेचर, 3 कंडक्टर्स हैं जिनके टेम्परेचर भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, हैविंग द रेशियो ऑफ देयर लेंथ 1:2:3, उनकी लेंथ का रेशियो 1:2:3, एंड the ratio of their areas of cross section is 3:2:1, then find out the ratio of their resistances। सुनो जी क्या बात हो रही है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यानी कि क्या लिखूंगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल्स टू L1 अपॉन A1 रेशियो L2 अपॉन A2 रेशियो L3 अपॉन A3। यस, क्या लिखेंगे, लेंथ का रेशियो लिख दो पहले 1:2:3, 1:2:3, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो लिख दो 3:2:1, ये रेशियो आ जाएगा। यस, तो क्या आएगा आपके पास, रेशियो आ जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3, फिर से लिख देता हूं 1:2:3, 3:2:1, सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 रेशियो 1:3, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 1:3:9, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, a conductor has a resistance 5 ohm, its length is increased to double of its initial length by stretching, इसको पकड़ के खींचा और इसकी लेंथ डबल कर दी, then find out the final resistance of the conductor, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। कैसे करेंगे, सुनो जाओ, ये एक कंडक्टर था जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था और लेंथ L थी, इसको डबल लेंथ तक इंक्रीज कर दिया, तो आप बताएं क्या एरिया उतना ही रहेगा। देखो सपोज ये कॉपर का है, राइट, कॉपर को पकड़ के खींचेंगे, पकड़ के खींच दो, चाहे उसको कंप्रेस कर दो, चाहे कंप्रेस तो नहीं कर सकते ना, मैं क्या करूँ, वायर को छोटा कर दो, ठीक है, हर कंडीशन में डेंसिटी ऑफ द कॉपर विल रिमेन सेम। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहां पर डेंसिटी को यहां पे अपन डी से लिख लेते हैं, वो क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या कि कॉपर के वायर को पकड़ के खींचूं तो उसका मास इंक्रीज हो जाए? नो, मास तो कंजर्व होता है, यस और नो। अगर लेंथ को कॉपर के वायर को की लेंथ, कॉपर के वायर को पकड़ के खींच दे, उसकी लेंथ डबल कर दें और उससे उसका मास इंक्रीज होता, तो फिर मैं पढ़ा थोड़ी रहा होता, फिर मैं क्या करता, एक सोने का वायर खरीदता, उसको पकड़ के खींचता, डबल लेंथ का हो जाता तो डबल मास हो जाता, आधे को बेच देता, फिर पकड़ के खींच लेता। यस, यानी कि सोना प्रोड्यूस होता, प्रोड्यूस थोड़ी होगा। कॉपर के वायर को पकड़ कर कर खींचा है, उसकी लेंथ डबल की है, तो उसका मास चेंज नहीं होगा, मास सेम रहेगा। तो मैं क्या कहूंगा, मास m दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। और आप क्या जानते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास सेम डेंसिटी सेम, तो वॉल्यूम इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इस पूरे वायर का वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और वॉल्यूम, ये देखो कंडक्टर सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो वॉल्यूम को कैसे लिखोगे, A इंटू एल इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेंथ, यानी कि जब लेंथ को इंक्रीज करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जब लेंथ को डबल कर दोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ रह जाएगा।
लेंथ कितनी हो गई आपके पास 12, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया जी a/2, राइट। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताऊंगा सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सुनिए, आपने कहा r इज प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a, आपने लिखा r2 अपॉन r1 इक्वल्स टू l2 अपॉन l1 इंटू a1 अपॉन a2। पहले लेंथ कितनी थी l, फाइनली लेंथ कितनी हो गई 12, पहले एरिया कितना था a, अब एरिया कितना हो गया a/2। बोलिए हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आप करेंगे l को l से, a को a से कैंसिल किया तो आपके पास आया r2 अपॉन r1 इक्वल्स टू, ये अपॉन में 2 है जो ऊपर चला जाएगा तो 4, यानी कि r2 इक्वल्स टू 4r1, यानी कि r2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स r1 की वैल्यू 5 ओम थी, कितना हो गया 20 ओम। यस और नो? ओके। पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करना पसंद नहीं करता। मैं क्या कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी मेरे पास, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। आपने किसको इंक्रीज किया, लेंथ को, तो मैं लेंथ से ऊपर और लेंथ से नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा, R इज इक्वल्स टू रो L स्क्वायर अपॉन A इंटू L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, यानी कि V बोले तो वॉल्यूम। यस, ओके। यानी कि, और इस केस में आपने लेंथ को पकड़ के खींच के डबल कर दिया, वायर को खींच के लेंथ को डबल कर दिया, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा तो आप क्या कहेंगे, रो इज कांस्टेंट डेंसिटी, सॉरी रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, क्योंकि सेम मटेरियल के। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज आल्सो कांस्टेंट, यानी कि आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। यस, तो आप वापस से सॉल्व करना क्या आएगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 L2 अपॉन L1 होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या जाएगा, R2 अपॉन R1, L2 कितना हो गया था 2L, L1 कितना था L का होल स्क्वायर, तो R2 इक्वल्स टू 4R1। बोली बात क्लियर है? एक और बात है, सुनो। क्वेश्चन कहता है कि लेंथ, वायर को पकड़ के खींचा, उसकी वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, its area of cross section becomes 1/3, then find out the ratio of final and initial resistances। तो क्या बात कर रहे हैं, आपने लेंथ को इंक्रीज किया, उसकी वजह से फाइनल एरिया इनिशियल एरिया का 1/3 हो गया। यही बात है ना? तो आप सुनो, मैं लिखूंगा R इक्वल्स टू रो L बाय A। आपने क्या किया, आपने किसको इंक्रीज किया है, आपने क्या चेंज किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो A से नीचे और A से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो, ये L इंटू V, लेंथ इंटू एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, V अपॉन A स्क्वायर। तो रो भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, तो आप क्या लिखेंगे, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A स्क्वायर। यस, क्या लिखेंगे आप, R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। यस, क्या लिखेंगे, A1 को तो लिखेंगे A, फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या लिखेंगे, A/3 का होल स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल अपॉन इनिशियल 9:1। ये आंसर आ गया। यस और नो? ओके।